राशि एक मॉडर्न लड़की थी, रसोई और बाकी घर के कामों से दूर रहने वाली, पर जिससे प्यार हुआ उसका परिवार बिल्कुल देसी था। ये बात राशि को तब पता चली जब उसकी शादी मोहित के साथ तय हो गई। वैसे कुछ खाना वगैरह आता है बेटी? माँ, राशि को भी आपकी तरह घर में पेड़ पौधे लगाने का शौक है। अरे वो सब तो ठीक है, खाना आंटी जी वो तो मम्मी ही बनाती हैं, मुझे तो बस चाय कॉफी बनाना आता है। राशि के इतना कहते ही मोहित ने अपना सिर नीचे झुका लिया। वैसे जब मैं रसोई में खड़ी होती हूँ तो राशि साथ खड़ी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, बना लेती है थोड़ा बहुत। अच्छा तो अब हम चलते हैं। चलो मोहित बेटा, घर पर तुम्हारे पापा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है माँ, चलो। पूरे रास्ते मोहित की माँ सुनंदा देवी ने बात नहीं की। घर जाकर वो कामों में लग गई। तभी जेठानी की बहू मधु आ गई। ताई जी जरा अपनी चक्की देना, आटा पीसना है। मैं आपका इंतजार कर रही थी। वैसे क्या हुआ, कोई बात हुई लड़की वालों से? देख तो आई हूँ पर मन में सवाल है। अब जैसे तुम सारा खाना भी बना लेती हो, घर भी संभाल लेती हो, वैसी वो नहीं है। उसे खाना बनाना नहीं आता। क्या खाना बनाना नहीं आता? पर ताई जी आप अपने आराम के लिए तो बहू ला रही थी कि आपका सहारा बनेगी। अब जब उसे घर के काम ही नहीं आते तो फिर फायदा ही क्या ऐसी लड़की को बहू बनाकर लाने का। तभी मोहित आ जाता है। मधु भाभी, मैं राशि से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। मुझे पता है शादी के बाद राशि घर के काम खुद ही सीख जाएगी। माँ आप फोन मिलाकर हाँ कह दो। इतनी छोटी सी बात के लिए रिश्ता मना करें, क्या ये सही है माँ? मोहित राशि से प्यार करता था। उसने वादा किया था कि राशि खाना बनाना सीखेगी। इसी शर्त पर सुनंदा देवी ने शादी के लिए हाँ कह दी। कुछ दिनों बाद मोहित और राशि की शादी हो जाती है। शादी के बाद मानो राशि की लाइफ ही उलट पलट हो गई। नाश्ते के टेबल पर राशि मोहित और उसके पापा के साथ आकर बैठी, पर टेबल पर नाश्ता नहीं था। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, आज क्या बना है खाने में? पता नहीं, माँ ने अभी नाश्ता लगाया नहीं। बहू आज तुम्हारी सास आलू के पराठे बनाने की तैयारी कर रही है, पर शायद अभी तो आटा पीस रही थी। क्या आटा आप खुद पीसते हो? मगर हम तो मार्केट से लाते हैं। तभी चाची और मधु आ जाते हैं। राशि हमारे घर में गेहूं आता है बाजार से, फिर हम रोज ताजा गेहूं चक्की में डालकर पीसते हैं और ताजे आटे की रोटियां बनाते हैं। अब से तुम्हें भी यही करना है। हाँ बहू, जैसे मधु करती है। मधु बहू के आने के बाद मैंने तो चक्की चलानी बंद कर दी, अब मधु ही रोज चक्की चलाती है। राशि का दिमाग घूम गया, वो तो मानो पगला सी गई। खैर उस दिन का खाना तो सास ने बना दिया, पर अगला दिन निकला तो सुनंदा देवी राशि को रसोई के लिए बुलाने लगी। राशि तुम्हें माँ बुला रही है। मुझे पता है क्यों बुला रही हैं। सच में मुझे थोड़ा सा भी पता होता कि तुम्हारे घर में ये सब ताजा आटा खाने का ड्रामा होता है तो कसम से मैं तुमसे शादी नहीं करती। क्या ससुराल है यार। राशि गुस्से में रसोई में गई। बहू आओ, यहाँ चक्की के पास बैठो, आज मैं तुम्हें चक्की चलाना सिखाऊंगी। राशि यहाँ तो चक्की में गेहूं की जगह तेरे सारे अरमान पिसते दिखाई दे रहे हैं, कहाँ फंस गई मैं। चलाओ बहू चक्की चलाओ, फिर आज तुम्हारे हाथ के पिसे आटे की गरम गरम रोटियां भी तो खानी है। जी पीस रही हूँ। बड़ी मुश्किल से राशि ने चक्की चलाई, पर कमरे में आकर उसने सारा गुस्सा मोहित पर निकाल दिया। अरे अरे मेरी कमर गई। ये क्या हो गया, मेरे तो सारे अस्थि पंजर अंदर तक हिल गए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मोहित। चक्की चला चला कर एक दिन में ऊपर चली जाऊंगी। ऐसे नहीं बोलते पागल लड़की। वैसे बहुत दर्द हो रहा है क्या? लाओ मैं कमर में बाम लगा देता हूँ। नहीं रहने दो, मैं थोड़ी देर लेट रही हूँ, तुम अपना काम करो। मोहित कमरे से बाहर आ गया। तभी उसकी सहेली का फोन आ गया। वो राशि से हालचाल पूछने लगी। और बता, शादी के बाद तो खूब मजे आ रहे होंगे। खाक मजे आ रहे हैं। शादी के बाद जिंदगी झंड हो गई है। चक्की पीस रही हूँ, कमर पकड़ कर लेटी हूँ, और क्या क्या बताऊँ कितनी परेशान हो गई हूँ मैं शादी के बाद। कोमल, राशि ने अपनी सहेली को सारी बात बताई। राशि, मेरे ससुराल में तो कोई चक्की नहीं चलवाते, बाजार से चक्की का आटा आता है। तू तो बुरी फंस गई। मम्मी से बात कर। मम्मी से की थी, उनका तो बस एक ही डायलॉग था, नई नई शादी हुई है, शुरू शुरू में सब बहूओं को एडजस्ट करना पड़ता है। सुन, मेरे पास एक आइडिया है, अगर तू वो करे तो मैं बताऊं? हाँ बता, क्या आइडिया है जिससे ये चक्की पीसने से जान छूट जाए? तू एक काम कर, तू बाजार जो और आटा बाजार से खरीद ला। जब भी तेरी सास चक्की का आटा मांगे तो बाजार का आटा दिखा देना, पर उन्हें पता चल गया तो? अरे सारे आटे एक से दिखते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, वरना फिर चला चक्की और तोड़ अपनी कमर। सहेली की बात राशि को जच गई। उसी शाम वो चुपचाप बाजार से आटा लाई और रसोई में छुपा दिया। अगले दिन राशि खुश थी क्योंकि उसे तो बस चक्की चलाने का नाटक करना था। आटा तो पहले से ही तैयार था। क्या बात है बहू, आज तो तुम खुद ही बड़ी जल्दी चक्की पीसने आ गई। जी माँ जी, मैंने सोचा मेरी वजह से अक्सर खाना लेट हो जाता है, इसलिए आज जल्दी जल्दी आटा पीस लूंगी ताकि सबको खाना टाइम पर मिल जाए। लाओ मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ, अकेली थक जाओगी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अब से आप रसोई का कोई काम नहीं करोगी। अब मैं आ गई हूँ ना, तो बहू के होते हुए सास काम क्यों करे? आप जाकर आराम से टीवी देखो, खाना मैं बना लूंगी। जीती रहो बहू, बना लो बना लो। कितनी अच्छी बहू मिली है। मैं तो बेकार में ही इसके बारे में गलत सोच रही थी। इसने तो धीरे धीरे मधु की तरह सारी रसोई संभाल ली।
सास खुश होते हुए रसोई से बाहर आ गई। अब राशि ने जल्दी जल्दी बाजार का आटा निकाला और गूंथ कर रोटियां बना ली। खाने की टेबल पर सास उसकी तारीफों के पुल बांध रही थी। चाची और बहू मधु भी आज यही खाना खा रहे थे। हाँ हाँ, मुझे तो रसोई में आने के लिए साफ मना कर दिया है। बोल रही है अब से खुद ही सारा काम करेगी। मुझे आराम करने को बोला है। रोटी खाकर देखो बहू ने कैसी बनाई है। ताई जी, रोटी के स्वाद में थोड़ा फर्क नहीं है? हाँ, फर्क तो मुझे भी लग रहा है। माँ, क्या पता राशि ने आटा ज्यादा बारीक कर दिया हो। मोहित सही कह रहा है, बहू ने इतने प्यार से खाना बनाया है तो नुक्स मत निकालो, मन से खाओ। राशि अब रोजाना ही बाजार के आटे की रोटियां बनाने लगी। मधु ने तो एक बार उसे ऐसा करते देख भी लिया, पर वो अगले दिन सबको बताती इससे पहले ही। क्या तुझे मेरी चक्की चाहिए? पर क्यों? वो क्या है ना, मैंने योगा क्लासेस शुरू की हैं। वहाँ एक आसन सिखाया जा रहा है, चक्की चलनासन। पहले जमाने में तो औरतें चक्की चलाती थी तो पूरी बॉडी फिट रहती थी। सुना है चक्की चलाने से लेडीज को बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो वो भी ठीक हो जाती है। मुझे याद है तुम्हारे घर में तो चक्की है, पर तू अब बाजार का आटा यूज कर रही है तो अपनी चक्की मुझे दे देगी। बहुत फायदे हैं यार चक्की चलाने के। सहेली की बात सुनकर राशि के मन में सवाल उठ गए। अच्छा, खुद चक्की चलनासन करके बॉडी को फिट रखेगी और मैं फिट ना रहूं? ये तो बड़ी चालाक है। जब चक्की चलाने के इतने फायदे हैं तो मैं वो फायदे क्यों ना उठाऊं? मैं तो नहीं दे रही अपनी चक्की। जानबूझकर मेरे से मांग रही ताकि ये फिट रहे और मैं ना रहूं। आऊं लेने? नहीं नहीं, वो क्या है ना, मैं तुझे चक्की नहीं दे सकती। मैंने अब चक्की चलाना शुरू कर दिया है। घर में सबको पता चल गया था कि मैं बाजार का आटा यूज कर रही हूँ, इसलिए अब खुद ही चक्की चलाती हूँ। यार सही है, तू तो फिट रहेगी फिर तो। चल ठीक है, मैं फिर बिना चक्की के ही आसन कर लूंगी या देखती हूँ खरीद लेती हूँ। राशि ने जब देखा कि चक्की चलाने के बहुत से फायदे हैं तो उसने उसी दिन से रोजाना खुद चक्की चलानी शुरू कर दी। राशि अब रोजाना खुद चक्की चलाती और आटा पीसकर बढ़िया गरम गरम रोटियां बनाती। मधु भी हैरान थी कि ये सब कैसे हुआ। उसने देखा राशि सचमुच खूब मन से चक्की चला रही है। हेलो, हाँ कोमल, अच्छा सुन, अभी मैं चक्की चलनासन कर रही हूँ, टाइम नहीं है, बाद में करती हूँ। चक्की चलनासन? राशि ने सहेली का फोन काटा, मधु की तरफ देखा, मुस्कुराई और फिर से चक्की चलाने लगी। रीना, ये क्या तरीका है बैठने का? जरा अच्छे से खुद को समेट कर बैठा करो। ओहो माँ, अभी कौन है यहाँ पर? और विक्की तो मुझसे भी ज्यादा फैल कर बैठा है, उसे भी तो कभी बोल दिया करो। उसकी बात अलग है रीना, वो बेटा है, उसे थोड़ी पराए घर जाना है तुम्हारी तरह। उसे तो यहीं रहना है हमेशा। तो क्या ये मेरा घर नहीं है माँ? जब पराए घर जाऊंगी तब का तब देखेंगे। अभी तो मैं अपने घर में हूँ, तो मुझे अपने हिसाब से रहने दो ना। बेटा, लड़कियों का अपना कोई घर नहीं होता, उन्हें तो बस दूसरों के घर को अपना मानकर उसे संवारना होता है। और फिर बस 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 माँ, अब आप फिर से शुरू मत हो जाओ। वो एक मस्त मौला लड़की थी और पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके परिवार की सोच उससे बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। रीना, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बात पक्की कर चुका हूँ, तो फिर अब इस मसले पर कोई बात नहीं होगी। पर पापा, इतनी जल्दी क्या है शादी की? कुछ साल रुक जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है क्योंकि ऋषभ के घर वाले चाहते हैं कि शादी अगले महीने ही हो जाए। हम इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं जाने दे सकते। पर पापा, मैं पहले जॉब करना चाहती हूँ। रीना के घर में उसके पापा की बात कोई नहीं काट सकता था और वो अपने एक दोस्त देवधर के बेटे ऋषभ के साथ रीना का रिश्ता तय कर चुके थे। रीना कॉलेज तो पूरा कर चुकी थी, लेकिन कोई अच्छी जॉब ढूंढने से पहले ही उसकी शादी आड़े आ गई। तो अपनी सारी इच्छाएं छोड़कर रिया को अपने ससुराल जाना पड़ा। और फिर बहू, ऋषभ के गर्म कपड़े तो रख लिए ना तुमने? जी मम्मी जी, मैंने सब कुछ रख लिया है। ध्यान रखना जरा, अनजान शहर जा रहे हो दोनों, और ऋषभ के खाने पीने का भी ध्यान रखना, बहुत लापरवाह है वो इस मामले में। जी मम्मी जी। शादी के बाद ऋषभ और रिया अपने हनीमून के लिए कश्मीर जा रहे थे और रिया मन ही मन इस ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड थी। लेकिन कश्मीर पहुंचने के बाद उसके साथ जो हुआ वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे, आप तो तैयार भी हो गए। मुझे लगा हम कुछ देर रेस्ट करने के बाद घूमने जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी रेडी होकर आई। नहीं, तुम्हें तैयार होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाहर हम नहीं, सिर्फ मैं जा रहा हूँ। आप अकेले घूमने जाएंगे? और मैं यहाँ अकेले क्या करूंगी? घूमने फिरने के अलावा और भी बहुत जरूरी काम है मेरे पास। यहाँ कश्मीर में हमारे बहुत पुराने क्लाइंट्स हैं, मुझे उनसे मिलकर इंपॉर्टेंट बिजनेस डील फाइनल करनी है, तो मैं बिजी रहूंगा। ये कहकर ऋषभ होटल के कमरे से बाहर चला गया। रिया को ये सब बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर उसने खुद को समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, काम इंपॉर्टेंट होगा तभी तो इन्हें जाना पड़ा। चलो इंटरनेट पर आसपास की लोकेशन सर्च करती हूँ, फिर डिसाइड करूंगी कि आज कहाँ की सैर करनी है। रिया काफी देर तक इंटरनेट खंगालती रही,
उसे घूमने लायक कई जगहें मिली भी, लेकिन अकेले कहीं भी जाने का मन नहीं हुआ उसका, तो वो थक हार कर वहीं सोफे पर सो गई। फिर कुछ घंटों बाद उसकी आंख खुली। अरे शाम के 5 बज गए। ओहो, मुझे तो पता ही नहीं चला, और ये भी अभी तक वापस नहीं आए। अब क्या करूं? इन्हें कॉल करके पूछती हूँ, फिर साथ में कॉफी पीने जाएंगे। ऐसा सोचकर रिया तुरंत ऋषभ को फोन लगाती है। फिर कई फोन कॉल्स के बाद से ऋषभ उसका फोन पिक करता है। हेलो, कहाँ हो आप? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? और आप वापस कब तक आओगे? अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं क्लाइंट के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग में रहूंगा। फिर बार बार फोन करने का क्या मतलब है? तुम्हारे घर में तुम्हें इतने एटिकेट्स भी नहीं सिखाए गए क्या? कान खोलकर सुनो, मैं काम में बिजी हूं, तो मुझे डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर ऋषभ ने फोन काट दिया। रिया को उससे ऐसे बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। उसे काफी ठेस पहुंची थी, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और ड्राइवर को फोन किया। हेलो, अब आप गाड़ी निकालिए, मुझे डल लेक जाना है। जी मैडम। रिया कार से डल लेक पहुंची। वहां के खूबसूरत नजारे देखकर उसका मन अब शांत होने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर डल लेक में मौजूद एक शिकारे पर पड़ी, जिसमें ऋषभ एक कश्मीरी लड़की के साथ बिल्कुल चिपक कर बैठा हुआ था। दोनों के हाव भाव साफ बता रहे थे कि उन दोनों का क्या रिश्ता है। उधर रिया से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने तुरंत ऋषभ को कॉल किया, लेकिन ऋषभ लगातार फोन काटता रहा। रिया वापस होटल आ गई, और फिर आधी रात के वक्त तुम अभी तक जाग रही हो? जाओ, जाकर सो जाओ। जिस औरत का पति उसके हनीमून पर एक दूसरी औरत के साथ कश्मीर की वादियों में रंगरलियां मना रहा हो, उस औरत की आंखों में नींद कैसे आएगी? ऋषभ सक्सेना, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। रिया बहुत गुस्से में थी, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे बस बोलती ही गई। दूसरी तरफ रिया के मुंह से ये सब सुनकर ऋषभ की आंखें भी गुस्से से लाल हो गई। शट अप! मुझसे इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतना ऐशो आराम दिया, हर चीज की आजादी दी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो पति की जासूसी करनी है। बस इसीलिए मैं तुम जैसी बहनजी टाइप लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। तो फिर क्यों की मुझसे शादी? क्योंकि तुम्हारे बाप को तुम्हारी जिम्मेदारी से छुटकारा चाहिए था, और मेरे मॉम डैड को एक सीधी सादी बहू चाहिए थी। बस उन्हीं के प्रेशर में इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। और वो लड़की, वो कोई गलती नहीं है। कौन? वो शिकारे वाली? मुझे तो उस लड़की का नाम भी नहीं मालूम। मेरे क्लाइंट के लिए मेरी तरफ से एक रात का गिफ्ट थी वो, बट थी बड़ी खूबसूरत, तो मैंने भी सोचा कि लगे हाथ। बस कीजिए, छी। काश ये सब मुझे पहले पता चल गया होता तो मैं कभी आपसे शादी नहीं करती। आप रहिए, आपको जैसे रहना है, पर मैं अब इस झूठे रिश्ते में और नहीं रह सकती। जो करना है करो, बट अभी मुझे सोने दो, बहुत थक गया हूं मैं। इसके बाद रिया ने सबसे पहले अपनी माँ को फोन लगाया और रोते हुए सब कुछ कह डाला। देख बेटा, तू पहली पत्नी नहीं है जिसे ये सब झेलना पड़ रहा है। ये मर्द ऐसे ही होते हैं, लेकिन बेटा, हम औरतों को हर हाल में अपना रिश्ता निभाना ही पड़ता है। यही हमारे संस्कार है। अब तेरा ससुराल ही तेरा घर है। तेरे पापा कभी नहीं मानेंगे कि तू दामाद जी से रिश्ता तोड़े। रिया को शायद पता था कि उसकी माँ का यही जवाब होगा, इसीलिए उसने बिना कोई बहस किए फोन काट दिया और फिर अपनी सास को फोन लगाकर उसने उनसे इस बारे में बात की। मम्मी जी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया आपके बेटे ने। नहीं बहू, ये क्या कह रही हो? हाँ, मेरा ऋषभ थोड़ा गुस्सैल जरूर है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से समझता है। तुम्हें कभी कोई कमी नहीं होने देगा वो, और तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस उसे खुश रखने की कोशिश करो। अब पति को बांध कर रखना तो पति की ही जिम्मेदारी होती है ना। अपनी सास की बातें सुनकर रिया की बची खुची उम्मीद भी टूट गई। उसने अपनी सास से भी कोई बहस नहीं की। ऋषभ से कोई भी कुछ कहने को तैयार ही नहीं था और वो आराम से सो चुका था, लेकिन रिया बस रोती ही रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और कहाँ जाए। न मायके में किसी को मेरी पड़ी है और न ही ससुराल में किसी को मेरी परवाह है। ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मैं बेघर हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है। सच ही तो है, एक लड़की अपने मायके में पराया धन होती है और ससुराल में पराए घर से आई हुई। लेकिन अब बस, मैं अब खुद के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। इसके बाद रिया बिल्कुल शांत हो गई। अगले 3 दिनों तक वो होटल से बाहर नहीं निकली। सबके साथ साथ ऋषभ को भी यही लगा कि रिया ने हार मान ली है। लेकिन फिर कश्मीर से लौटने के बाद, अब आ जाओ बहू, तुमने बिल्कुल ठीक किया जो उस बात को वहीं छोड़ दिया। बस इसी तरह समझदारी से चलते रहो, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं कुछ नहीं भूली हूँ। मैं शांत थी क्योंकि कश्मीर से वापस आने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने उस बात को नहीं छोड़ा, लेकिन हाँ, आपके बेटे और इस घर को छोड़कर मैं आज ही जा रही हूँ। ये क्या फालतू की बातें कर रही हो तुम?
तुम्हारी मम्मी से बात हुई थी मेरी, उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उल्टा वो तो मुझसे माफी मांग रही थी तुम्हारे बर्ताव के लिए। देखो मैं जानती हूँ कि तुम अभी परेशान हो, ऐसा करो कुछ दिनों के लिए मायके हो आओ, फिर जब मन ठीक हो जाए तो आ जाना अपने घर वापस। अपने घर तो मैं जाऊंगी मम्मी जी, लेकिन ना वो मेरा मायका होगा और ना ही ससुराल। क्या मतलब? आपके बेटे से शादी के चक्कर में मैं पहले ही अपने सपनों का गला घोट चुकी हूँ, लेकिन अब बस बहुत हो चुका। अब आप ही संभालिए इस घर को और अपने बेटे को भी। डिवोर्स पेपर्स मैं जल्द ही भिजवा दूंगी। रिया ने कश्मीर से ही अपनी एक दोस्त से फोन पर बात करके अपने आगे का रास्ता तय कर लिया था। वो अपने रहने के लिए एक पीजी और खर्च उठाने के लिए एक नौकरी ढूंढ चुकी थी। उसे विश्वास था कि बहुत जल्द वो एक ऐसे घर में होगी जो उसकी खुद की कमाई का होगा और सही मायने में उसका अपना होगा। तो दिशा, कॉलेज कैसा चल रहा है? बढ़िया पापा। अच्छी बात है। वैसे कॉलेज के बाद का क्या सोचा है? मेरा एकदम क्लियर है पापा। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो ही जाएगी किसी अच्छी कंपनी में, बस फिर बाकी जिंदगी आराम से जॉब करनी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन शादी वादी के बारे में क्या सोचा है? माँ प्लीज, फिर वही बात। मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, जॉब वगैरह कर लो, उसके बाद देखी जाएगी। हाँ, पर जॉब तो शादी के साथ भी हो सकती है ना। मुझे भी यही लगता। अच्छा, तुम्हें राहुल कैसा लगता है? कौन? वो आपकी फ्रेंड मिश्रा अंकल का बेटा? हाँ वही। ठीक है डैड, पर वो हाई फाई है बहुत, मेरे टाइप का नहीं है। और आप चिंता मत करो, जब आपकी बेटी का लाखों का पैकेज होगा ना, तो ऐसे कई राहुल आएंगे आपके पास मेरा हाथ मांगने। दिशा की बात सुनकर उसके पिता विजय और उसकी माँ निधि मुस्कुरा दिए। दिशा अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। विजय एक फैक्ट्री के मालिक थे, तो घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने दिशा का एडमिशन शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में करवाया था। नाश्ता करने के बाद दिशा कॉलेज के लिए निकल गई। फिर शाम को कॉलेज के बाद। हाय आदि, कैसे हो? दिशा, मैं एकदम ठीक हूँ, तुम बताओ। हाँ ठीक हूँ मैं भी। क्या हुआ, कोई बात है क्या? हाँ यार, तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दोगे क्या? कल मैम ने क्या पढ़ाया मेरी कुछ समझ में नहीं आया। तुम हंस क्यों रहे हो? सोच रहा हूँ कि इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के से हेल्प मांग रही है। ज्यादा नखरे मत दिखाओ, बताने तो बताओ वरना मैं जा रही हूँ। अरे रुको तो सही। अच्छा बाबा सॉरी, लाओ बताओ क्या समझ में नहीं आया? दिशा और आदित्य एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन सामान्य घर का आदित्य उसी शहर के सरकारी कॉलेज में पढ़ता था। वो दोनों इंटर कॉलेज कंपटीशन में मिले थे और फिर वहीं से एक दूसरे को चाहने लगे। लेकिन ना तो आदित्य ने अपने घर में दिशा के बारे में किसी को कुछ बताया था और न ही दिशा ने अपने घर में। फिर थोड़ी देर बाद अब बताओ, अब सही है, समझ में आया ये चैप्टर? वाओ यार, तुम्हें तो टीचर होना चाहिए। ओह थैंक यू, पर मुझे कुछ अलग करना है यार लाइफ में ना। हाँ सही बात है, तुम्हारे कॉलेज में तो प्लेसमेंट भी नहीं होती ना। नहीं, मेरे कॉलेज से तो बस डिग्री मिल जाए वही बहुत है। वक्त गुजरता गया। दिशा और आदित्य अब एक दूसरे को और चाहने लगे थे। कुछ महीने बाद आदित्य की जॉब लग गई और वो एक कार एजेंसी में मैनेजर बन गया, जिसके बाद आदित्य और दिशा ने शादी करने का फैसला किया। क्या एक मामूली सा मैनेजर? अरे क्या तनख्वाह होगी उसकी? मुश्किल से 20-25 हजार। बस क्या करोड़पति बाप की इकलौती बेटी यही डिजर्व करती है। अरे कल को तेरा खुद का लाखों का पैकेज लगेगा, तू अच्छी कंपनी में काम करेगी, अपने कलीग्स को क्या बताएगी कि तेरा पति एक मामूली मैनेजर है। और तुम्हारे उस फैसले का क्या हो कि पहले जॉब करूंगी, पैसे कमाऊंगी, फिर शादी करूंगी? विजय और निधि दिशा के फैसले के साथ नहीं थे। उधर आदित्य के घर में भी यही हाल था। देख बेटा, मेरी बात मान। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि कभी अपनी औकात से बड़े घर से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए। देख बेटा, उसके माँ बाप को तो यही लगेगा ना कि हम लालची हैं, दहेज और पैसा चाहते हैं। अरे क्या जरूरत है इस सब की। दोनों परिवार मना करते रहे, लेकिन न तो दिशा मानी और न ही आदित्य, और दोनों ने शादी कर दी। शादी के बाद दिशा आदित्य के घर आ गई। आदित्य के घर में उतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आदित्य के साथ शादी करके वो खुश थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन, आदि जल्दी इधर आओ। क्या हुआ दिशा, बहुत खुश लग रही हो? पापा मम्मी आप भी आओ ना। अरे पर हुआ क्या, ये तो बताओ। ये लो आदि, इसे जरा जोर से पढ़ो तो। आदित्य ने वो लेटर पढ़ना शुरू किया जो दिशा ने उसे दिया था। वो एक बड़ी आईटी कंपनी का ऑफर लेटर था। उस कंपनी में दिशा को जॉब मिल गई थी। पूरी 70,000 सैलरी? अरे बाप रे। है ना, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था आदि। सोचो हर महीने 70,000 रूपए मिलेंगे। अरे वाह, तूने तो नाम रोशन कर दिया बहू। रुक, मैं अभी सबके लिए हलवा बना कर लाती हूँ। दिशा की जॉब लगने से पूरा परिवार खुश था, लेकिन पैसा अच्छे अच्छों का दिमाग खराब कर देता है।
धीरे धीरे दिशा अपनी सैलरी महंगे कपड़ों और जूतों पर खर्च करने लगी। तब उसे ज्योति और आदित्य ने समझाया। दिशा, तुम्हें कुछ पैसे सेव भी करने चाहिए। हाँ बेटी, अच्छा कमाती हो तो थोड़ा बचत भी करना सीखो। बस मुझे ना आप लोगों की इसी बात से दिक्कत है। अब हम अमीर लोग हैं मम्मी, क्यों आप ये गरीब टाइप बातें करती हो। दिशा की बात सुनकर ज्योति चुप हो गई। वो समझ गई थी कि अब दिशा के सिर पर पैसा सवार हो गया है। दिशा की अकड़ और बदतमीजियां और बढ़ी तो राकेश और ज्योति शहर छोड़कर गांव वाले घर में आ बसे। ये बात आदित्य को बिल्कुल रास नहीं आई। इस बात पर उसमें और दिशा में आए दिन झगड़ा होने लगा। उसका मन करता था कि वो भी काम धंधा छोड़कर गांव चला जाए, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। और फिर रही सही कसर उस दिन। क्या हुआ माँ, आपने मुझे अचानक ऐसे क्यों बुलाया। तुम्हारे फटीचर पति की वजह से हमें तुम्हें बुलाना पड़ा। आदि, क्या किया उसने। वो जिस कार शोरूम में मैनेजर है वो मेरे रिश्तेदार का शोरूम है। उसे पता चला कि आदि हमारा दामाद है तो उसने पूरे खानदान में सबको बता दिया कि हमारा दामाद उसके यहाँ काम करता है। ऊपर से वो तेरे पापा को फोन करके कहता है कि वो आदि का ख्याल रखेगा। देखो दिशु, तुम्हारी सैलरी उससे 3 गुना ज्यादा है। उससे बोलो कि या तो वो कोई अच्छा काम पकड़े या फिर घर संभाले। अरे तुम तो जॉब कर ही रही हो ना। हाँ, कम से कम ऐसे हमारी बेइज्जती तो नहीं होगी ना। दिशा अपने मायके से मुंह लटकाकर चली गई। उसे उसके माँ बाप की बातें सही लग रही थी। उधर निधि ने अपने उस रिश्तेदार को फोन कर जानबूझकर खरी खोटी सुना दी, जिससे गुस्सा होकर उसने अपने शोरूम से आदित्य को नौकरी से निकाल दिया। अब आदित्य के पास घर बैठने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर उसी शाम। अरे यार, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। ना कोई नोटिस ना कुछ, सीधा टर्मिनेट कर दिया मुझे। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना यार। और ये 20-25 हजार की नौकरी के लिए क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो। तुम आराम से घर बैठो ना यार। ज्यादा काम करने का मन है तो घर के काम कर लो। आदित्य को दिशा की बात बहुत बुरी लगी, लेकिन उसके पास फिलहाल कोई चारा नहीं था। उसकी नौकरी जा चुकी थी और बहुत कोशिशों के बाद भी उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। थक हार कर आदित्य किसी हाउसवाइफ की तरह हाउस हस्बैंड बन गया। अब वो घर का सारा काम करता, खाना बनाता, कपड़े धोता, घर की साफ सफाई करता। कुछ दिन बाद उसके माता पिता उससे मिलने शहर आए तो उसकी ऐसी हालत देखकर हैरान रह गए। बस यही बाकी रह गया था, तू औरतों की तरह घर में बैठा है। अरे नाक कटवा दी तूने तो हमारी। अरे कुछ नहीं तो हमारा ही ख्याल रख लिया होता। आदित्य अपने माता पिता को समझाने की लाख कोशिश करता रहा, लेकिन वो कहाँ सुनने वाले थे। वो उसे कोसते हुए दोबारा गांव चले गए। फिर अगले ही दिन दिशा के माँ बाप आ धमके। हाँ ये सही है। वैसे भी जितने काम तुम करते हो आदि, उतने पैसे तो कोई मेड भी ले ही लेगी। तो तुम तो सेव कर ही रहे हो। और वैसे भी दिशा अच्छा कमा तो रही है। आदित्य के मन में पहले ही आग लगी थी और फिर दिशा के माँ बाप ने उसका मजाक बनाकर उस आग को और हवा दे दी। थोड़ी देर बाद, यार ये क्या है आदि, दाल में नमक कितना ज्यादा कर दिया तुमने। उफ, तुम्हें करना ही क्या होता है। घर में ठीक से खाना भी नहीं बना सकते क्या। मैं सारा दिन ऑफिस में झक मरा हूँ और शाम को ऐसा खाना खाने का किसका मन करेगा। जाओ यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया। अपने माँ बाप नाराज होकर चले गए थे। सास ससुर ताने मारते थे और पत्नी ने भी उसे जली कटी सुनानी शुरू कर दी थी। बेचारा आदि बहुत बुरी जिंदगी जी रहा था। वो रसोई में जाकर खूब रोया, लेकिन तभी उसने आंसू पोंछे और खुद से वादा किया कि वो अपनी जिंदगी बदल कर रहेगा। उस दिन के बाद से उसने मोबाइल में अलग अलग रेसिपी बनानी सीखी और वो घर पर ही उन्हें हर रोज ट्राई करने लगा। बीतते वक्त के साथ आदित्य बहुत अच्छा खाना बनाने लगा और अब तो दिशा और उसके माँ बाप भी उससे बहुत खुश रहने लगे थे। मानना पड़ेगा यार, क्या स्नैक्स बनाए हैं। वही तो आदि, तुम ना यही करो, खाना वाना बनाओ, छोड़ो जॉब वॉब के बारे में। अपनी सास ससुर की बात सुनकर आदि हल्का मुस्कुरा दिया। एक बार फिर उन्होंने उसकी बेइज्जती जो की थी। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। आदित्य पूरा घर संभालता और दिशा काम करती। और फिर एक दिन, आओ दिशा, जल्दी आओ ना। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। हाँ जरा इस लेटर को पढ़ो तो। अरे वाह, ये लेटर तो मार्वल शेफ शो की तरफ से आए हैं। डियर मिस्टर आदित्य, वी आर वेरी हैप्पी। अरे बाप रे, 24 लाख रुपए हर साल, मतलब 2 लाख रुपए महीना पर, ये कैसे। अरे पढ़ो ना, और जोर से पढ़ना। तुम्हारे मम्मी पापा भी आए हुए हैं तो वो भी सुन लेंगे। घर में रहकर ही मैंने खाना बनाना सीखा दिशा। और फिर 2 महीने पहले एक ऑनलाइन कंपटीशन में मैंने भाग लिया और मेरी डिश सबको पसंद आई। मैं वो कुकिंग रियलिटी शो जीत गया और अब वो मुझे दूसरे सीजन के लिए जज रखना चाहते हैं और इसके लिए वो हर महीने मुझे 2 लाख रुपए देंगे। ये तो कितना अच्छा हो गया ना। मेरे 80,000 और तुम्हारे 2 लाख मिलाकर हर महीने 3 लाख के आसपास हो जाएंगे। क्या बात है, हम तो मौज मारेंगे। नहीं दिशा, अब हो गया। तुम अपनी पूरी सैलरी रखो और खूब मौज मारो।
मैं अपनी कमाई से अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। दिशा के लाख मनाने पर भी आदित्य ने अपना फैसला नहीं बदला, तो आखिर में मुंह लटकाए दिशा वहां से चली गई। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन आदित्य उसे माफ करने वाला नहीं था। वो अपने गांव के लिए निकल चुका था, अपने बूढ़े माँ बाप को लाने के लिए और अपना खोया हुआ आत्मविश्वास